हेलो बच्चों। एक बार फिर हम अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जैव प्रक्रम से। पिछले वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की बात करी, संपोषी पोषण की बात करी। आज हम बात करेंगे बच्चों प्राणियों में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कैसे पूरी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है जो मुख गुहा या मुख से शुरू होकर और गुदा द्वार तक फैला होता है। इसके बीच में अलग अलग भाग आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य में पोषण जो प्रक्रिया है वो 5 पद में 5 चरणों में पूरी होती है बच्चों। सबसे पहला चरण अंतःग्रहण होता है, जहां बाहर से भोजन हमारे मुंह में प्रवेश करता है। जहां पर दूसरा चरण पाचन, फिर उसके पश्चात हमारी आंतों में अवशोषण और स्वांगीकरण प्रक्रिया होती है और उसके बाद रेक्टम के द्वारा ये भोजन बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपचित भोजन है उसको बहिक्षेपण कहते हैं। तो एक एक करके हम इन सारी प्रक्रियाओं की बात करते हैं। तो मानव पाचन तंत्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 भागों में विभाजित होता है। पहला भाग आहार नाल और दूसरा भाग पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल मुख से आरंभ होकर गर्शनी, ग्रास नली, आमाशय और आंतों से होता हुआ मलाशय पर जाकर पूर्ण होता है। जबकि जो ग्रंथियां हैं, पाचन जो ग्रंथियां हैं उसमें लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, इसके अलावा जठर ग्रंथियां और आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियां भी पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम बात करते हैं आहार नाल की। एक बहुत लंबी नली जो लगभग 33 फीट लंबी है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक, यहां से आरंभ होकर और बच्चों यहां तक इसकी कुल लंबाई है 33 फीट। और इसका जो आकार है, इसका जो डायामीटर है वो भी अलग अलग भागों में अलग अलग होता है। तो भोजन की गति आहार नाल की भित्ति जो है उसकी संकुचन और स्थिलन के कारण होती है, जिसको क्रमानुकुंचन कहा जाता है, पेरिस्टल्सिस कहा जाता है। और जहां पे स्वर्णी पेशियां इसकी गति को नियंत्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि सब भागों का डायमीटर कम है, कहीं पे नली ज्यादा चौड़ी है, कहीं पे संकुरी है। तो उस वजह से क्रमानुकुंचन के द्वारा ये भोजन धीरे 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 नीचे की तरफ आता है। तो सबसे पहला जो आहार नाल का भाग होता है मुख होता है। आप देख सकते हैं ये एक कटोरे नुमा संरचना है जो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित है। ऊपर का जो हिस्सा है, अगर आप अपनी जीवा को टच करेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है जो थोड़ा आगे थोड़ा खुरदरा है और पीछे की तरफ बहुत सॉफ्ट है, इसे तालू कहा जाता है। ठीक है। अब ऊपर और नीचे की तरफ ये मुख गुहा जबड़ों से घिरी है और जो साइड है उनमें ये किससे, चिक से, हमारे गालों से। और इस मुख गुहा में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जीभ और दांत दोनों पाए जाते हैं, दोनों उपस्थित रहते हैं। अब देखिए जीभ मसल्स का बना हुआ अंग है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है ना, मांसल संरचना है। इसका अगला हिस्सा एकदम स्वतंत्र है। तो पीछे जो हिस्सा है वो फ्रेनुलम से जुड़ा होता है, पीछे का हिस्सा फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। और अलग अलग प्रकार के स्वाद कलियां यहां पर पाई जाती हैं जिनसे हमें स्वाद का अनुभव होता है। अगर आप कोई चीज खाते हो, आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई चीज खाओगे तो कौन सा स्वाद सबसे पहले पता चलता है। अगर कोई चीज मीठी है ना तो बच्चों वो आपको सबसे पहले पता चलेगी। क्यों? क्योंकि मीठा जो है उसका जो स्वाद की जो कलियां हैं सबसे आगे के हिस्से में उपस्थित होती हैं। उसके बाद नमकीन,
जो थोड़ा सा पीछे का हिस्सा है। कड़वा, नीम की दातून हम चबा देंगे, चबाएंगे चबाएंगे और फिर एकदम से अरे आथू, ऐसा ही होता है। तो सबसे पीछे के भाग में कड़वा स्वाद पता चलता है और इनके बीच में खट्टा। तो 4 प्रकार का स्वाद हमारी जीभ अनुभव कर सकती है। ठीक है। उसके बाद दांत की संरचना की बात करते हैं, दांत की बात करते हैं। तो दांत जो है डेंटाइन का बना होता है। डेंटाइन की सबसे ऊपर की परत जो बाहर वाली परत है, जो बाहर से दिखाई देती है, उसे इनेमल कहा जाता है बच्चों। और इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है। चलो, मनुष्यों में तो डेंटाइन सबसे कठोर भाग हो गया। अगर पौधों की बात करूं, अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं पौधों में सबसे कठोर भाग क्या होता है। मैं टाइमलाइन के हिसाब से देखूंगा, उसके हिसाब से आपने कब आंसर बताया, मैं इसके अंत में इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है। चलिए, तो दांत में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट और फॉस्फेट उपस्थित होते हैं। मनुष्य, वयस्क मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। तो दोनों जबड़ों में एक एक पंक्ति है। और 3 प्रकार के दांत के लिए 3 वर्ड्स यूज किए जाते हैं। गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब मान लो ये हमारे मसूड़े हैं और अगर हमारा दांत अंदर तक धसा हुआ है मसूड़ों में, तो ऐसे दांत को गर्तदंती कहते हैं। दीवार दंती, क्योंकि जीवन में मनुष्य में दो बार दांत आते हैं। एक दूध के दांत होते हैं जो टूट जाते हैं और एक जो स्थायी दांत होते हैं। ठीक है। विषम दंती, एक से अधिक प्रकार के दांत, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। तो गर्तदंती, द्वारदंती और विषमदंती दांत पाए जाते हैं मनुष्यों में। अब मैं उसका आंसर बताता हूं। पौधों में होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ होता है जो सबसे कठोर होता है। जैसे मनुष्यों में इनेमल होता है दांत में, वहां पर स्पोरोपोलेनिन होता है। ठीक है। चलिए, अब हम वापस दांत की संरचना पर आते हैं। तो देखिए, मैंने कहा था एक से अधिक प्रकार के दांत, तो 4 प्रकार के दांत यहां पर आप देख सकते हैं। कृतनक, जो सबसे आगे का दांत है वो कृतनक होते हैं, जो काटने का काम करते हैं। सबसे पहले भोजन यहीं पर आता है। इन दांतों की सहायता से हम उसको पकड़ते हैं, काटते हैं। उसके बाद रदनक, जो साइड वाले जो दांत हैं, इनको रदनक कहा जाता है। तो पहला कृतनक, कृंतक, दूसरा रदनक। रदनक दांत का काम है चीरना, फाड़ना। तो जो मांसाहारी प्राणी हैं उनमें ये ज्यादा डेवलप होते हैं। कार्निवोर्स, इसलिए उनको कहा जाता है। अग्रचर्णवक, ये वो दांत हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। और चर्वणक भी भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है। और जो अक्कल डाढ़ है, चर्वणक का आखिरी चर्वणक को अक्कल डाढ़ कहा जाता है, जो अवशेषी अंग है। तो किशोरों में ये चर्वणक अनुपस्थित है। तो एक जबड़े के एक हिस्से में जो दांतों का क्रम है उसे दंत विन्यास कहा जाता है। दंत विन्यास या डेंटल फॉर्मूला। दंत विन्यास या डेंटल फॉर्मूला बच्चों उसको कहते हैं। द नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ ईच जॉ, कि हमारे जबड़े के एक हिस्से में कितने दांत पाए जाते हैं। ये देखिए, अभी आपको बताता हूं। बच्चा पैदा होता है 5 साल 6 साल का होता है शैशवावस्था में, जहां पर अस्थायी या प्राथमिक या दूध के दांत होते हैं। तो उसका जो दंत विन्यास है वो है 2102, क्योंकि यहां पर अग्रवर्णचक अनुपस्थित है। तो 20 होते हैं। किशोरावस्था तक आते आते ये पाए जाते हैं। ये यहां पर
आ जाते हैं, लेकिन अंतिम चरण वक्त जो है वो 25 साल के बाद आता है। वयस्कों में ही सिर्फ होता है, तो उनका दंत विन्यास 2123 होता है। इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो कई बार पूछा जाता है कि शैशवावस्था में क्या होगा दंत विन्यास, किशोर अवस्था में क्या होगा और वयस्कों में दंत विन्यास क्या होता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब मुख गुहा से जो भोजन है वो अगले भाग में प्रवेश करता है, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी में दो छिद्र होते हैं, एक जो कंठ द्वार में खुलता है, जो श्वसन तंत्र का भाग है, श्वास नली में खुलता है, और दूसरा निगल द्वार है, जो ग्रास नली में खुलता है, पाचन तंत्र का हिस्सा है। कंठ द्वार के सामने एक पतली सी संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। तो ये उसको कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में ना प्रवेश करे। इसलिए आपने सुना भी होगा, घर के बड़े कहते हैं कि भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो एपिग्लोटिस है वो अच्छे से बंद नहीं हो पाता और भोजन हमारी श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखिएगा। ये देखिए, चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं, ये जिह्वा है और ये जो संरचना मैं बता रहा था आपको, ये एपिग्लोटिस है। तो एक तरफ हमारा कंठ है और दूसरी तरफ हमारा ट्रैकिया है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र के भाग है ना। और जो नेजोफेरेंक्स है और जो हाइपोफेरेंक्स है, इसको लैरिंगोफेरेंक्स भी कहा जाता है, ये हमारे श्वसन तंत्र के पार्ट है। और ओरोफेरेंक्स जो है सिर्फ वो हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा है। तो ये दोनों नलिकाएं साथ साथ चलती हैं, सिर्फ एपिग्लोटिस बच्चों उनको कवर कर लेता है। ठीक है, अब ग्रास नली एक लंबी सी एक ट्यूब है, एक पाइप है, जो क्रमानुकुंचन के द्वारा ग्रसनी से आमाशय तक भोजन का ले जाने का कार्य करता है। इस तरह से जहां पे भोजन आएगा वहां से चौड़ी हो जाएगी नलिका, जहां पे भोजन नहीं होगा वहां पे सकड़ी रहेगी, फिर भोजन आगे की तरफ खिसक जाएगा, वहां से फिर चौड़ी हो जाएगी। इसको पेरिस्टल्सिस कहा जाता है, इसको पेरिस्टल्सिस कहा जाता है, जिसके द्वारा भोजन धीरे धीरे नीचे की तरफ पहुंच जाता है हमारे आमाशय में। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग थैलीनुमा संरचना है, सबसे चौड़ा भाग है, थैलीनुमा संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं, आमाशय। जो जे के समान, जे के आकार की संरचना है, भोजन की लुगदी बन जाती है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर भोजन नीचे की तरफ आता है। तो इसके तीन भाग है, जठरागम, फंडिक और जठर निर्गमी। ये तीन हिस्से में इसको डिवाइड किया जाता है। ये वो भाग है जहां पे मुख्यतः पाचन प्रक्रिया होगी। देखिए कैसे, ग्रसिका से भोजन आया, जो सबसे ऊपर का भाग है ये जठरागम हो गया, ये हमारे हृदय के पास होता है। ये वो भाग है जहां पर मुख्यतः भोजन का पाचन होगा। और ये जठर निर्गम भाग जो हमारी छोटी आंत के हिस्से से जुड़ा होता है। अब यहां पर जो जठर ग्रंथियां हैं वहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दो एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोरेनिन रेनिन में बदल जाता है। और ये दोनों ही प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। तो आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों से निकलने वाला रस जठर रस कहलाता है, जो कि अम्लीय होता है, जिसकी पीएच 1.5 बहुत ज्यादा अम्लीय होता है। तो अगर बहुत ज्यादा अम्लीय रहेगा तो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में समस्या उत्पन्न हो सकती है ना।
तो इसके लिए श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर पर एक परत बना देती है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय को बचाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में। सबसे लंबा भाग है, परंतु फिर भी इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो कम होता है। ठीक है, तो ये भी 3 हिस्सों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी ये वो हिस्सा है जो आमाशय के अंतिम भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा हिस्सा भी है, इसकी लंबाई मात्र 25 सेंटीमीटर के लगभग होती है। जेजुनम या मध्यांतर सबसे लंबा भाग है और इलियम में क्षुद्रांत में पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। देखिए 2 चीजों का अवशोषण हो रहा है यहाँ पे, आहार रस का अवशोषण और पोषक तत्वों का अवशोषण। ठीक है, तो अगर पहला भाग 25 सेंटीमीटर का, अंतिम भाग 30 सेंटीमीटर का और ये लगभग 5 मीटर होती है। तो बीच का भाग आप मान लो लगभग 4 मीटर के आसपास, 3.5 से 4 मीटर का ये हिस्सा होता है छोटी आंत का। छोटी क्यों कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि डायमीटर कम होता है लेकिन लंबाई सबसे ज्यादा। तो सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत, सबसे चौड़ा हिस्सा आमाशय। अब छोटी आंत के मुख्य कार्य क्या है? जो पित्तरस है वो पाचन का माध्यम क्षारीय बना देता है। तो अग्नाशय से प्राप्त तीनों एंजाइम, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, लाइपेज फैट के लिए और ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए, ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, लाइपेज वसा के पाचन के लिए और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए। ठीक है, इनका पाचन पूर्ण करने में मदद करती है। ठीक है, और रक्त कोशिकाओं का एक बहुत गहरा जाल होता है जिसकी वजह से भोजन का पूर्ण अवशोषण भी होता है। और इनकी आंतरिक परत में इस तरह से संरचनाएं होती हैं जिनको विलाई कहते हैं, और ये विलाई आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ा देती है जिसकी वजह से भी अवशोषण बहुत आसानी से हो जाता है। देखिए आप लोकेशन, आप इनका कहां पे कौन सी संरचना उपस्थित है, देखिए ग्रहणी यहां पर उपस्थित है। यहां से अग्नाशय रस आएगा, पित्ताशय से पित्ताशय रस आएगा, दोनों मिलकर ग्रहणी में जाएंगे, है ना। तो ये यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय का एक तंत्र बन जाता है। चलिए अब बड़ी आंत की बात कर लेते हैं। लंबाई छोटी आंत से कम होती है लेकिन डायामीटर ज्यादा है, इसलिए इसे बड़ी आंत कहा जाता है। इसके भी 3 हिस्से होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, जिसको मलाशय कहते हैं। सीकम सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा हिस्सा है, जहां पर एक और संरचना होती है जिसे अपेंडिक्स, आपने सुना होगा, अपेंडिक्स का ऑपरेशन उसने करवाया, है ना। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, निष्क्रिय अंग है। अब पहले क्योंकि कच्चा भोजन खाते थे तो सेलुलोज के पाचन में ये मदद करता था, लेकिन अब मनुष्य में ये निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, अब इलियम जो छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा था वो सीकम से आकर जुड़ता है और एक वाल्व यहां उपस्थित होता है जिसको इलियोसिकल वाल्व कहा जाता है। ठीक है, अब ये कोलोन है, इसमें 4 तरह के संरचनाएं होती हैं। ऊपर की तरफ असेंडिंग कोलोन, बीच में ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे की तरफ डिसेंडिंग कोलोन और अंतिम सिग्मोइड कोलोन। ये 4 कोलोन यहां पर पाए जाते हैं और इनकी आंतरिक सतह पर इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए संरचनाएं होती हैं जिनको टेनिया कोलाई कहा जाता है। और ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर जो है ना, इस तरह से ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर है, इनको होस्ट्रिया कहते हैं। ये होस्ट्रिया कहलाती है। तो ये छोटी आंत और बड़ी आंत का अंतर आपको अब समझ में आ गया होगा। तो सीकम छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर नली है,
एक अंगुली जैसी संरचना मैंने अभी बताया। अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, अवशेषीय अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। कोलोन में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, यहाँ 4 हिस्से होते हैं इसकी, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। और अंतिम भाग मलाशय या रेक्टम कहलाता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है भोजन का, केवल जल, खनिज लवण और विटामिनों का अवशोषण होता है। और अपचित भोजन थोड़ी देर तक मलाशय में रहेगा, उसके बाद गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो हो गया आहार नाल के भाग। अब हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की, जिसमें सबसे पहले आती है लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड जिनको कहा जाता है। आप याद रखना, हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां पाई जाती हैं उसमें सिर्फ पेयर में ये लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, अधोजीवा जिसको पैरोटिड कहते हैं, अबोजंब, सब मैक्सिलरी और कर्णपूर्व, कानों के नीचे, इसको सब लिंगुअल भी कहा जाता है। लार में 99% जल है और सिर्फ 1% एंजाइम पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या है कि भोजन को चिपचिपा बनाना, जिससे वो एक बोल जैसी संरचना बन जाए और आसानी से नीचे की तरफ चला जाए। तो भोजन जब सलाइवा के साथ मिल जाता है, लार के साथ जब मिल जाता है, इसलिए उसको बोलस कहा जाता है, बोलस। ठीक है, तो ये लार ग्रंथियों का कार्य हो गया। यहां पे 2 तरह के एंजाइम है, एक एंजाइम टाइलिन या जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज। आपको अगर याद हो तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर जो स्टार्च बना था, जो मंड बना था, वो इकट्ठा हो गया था। अब इस मंड को माल्टोज में, शर्करा में बदलना, तो वो काम कौन करेगा? ये टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम करेगा। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। इसके अलावा लाइसोजाइम एंजाइम जो कीटाणुओं को नष्ट करता है, इसलिए इसको एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है, एंटीबैक्टीरियल। और लाइसोजाइम एंजाइम हमारे आंसुओं में भी पाया जाता है, आंसुओं में भी एंजाइम होता है, इसलिए आंसुओं को मत बहाया करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। ठीक है, पित्तरस, यहां पर कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से पित्तरस निकलता है। और पित्तरस में क्या होता है? बाइल साल्ट और बाइल जूस में बाइल पिगमेंट, पित्तरस में बाइल पिगमेंट होते हैं। पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, उस प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। पित्तरस को छोटी आंत में डालना, जिससे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से जो एसिडिक हो गया था, मीडियम अम्लीय हो गया था, उसको क्षारीय किया जा सके। और अगर हमारी बॉडी में कोई जहर आ गया है तो उसको नष्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इसको, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कर देता है। बाइल पिगमेंट में 2 होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन। बिलिरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है, पीले कलर का, और इससे अगर ज्यादा हो जाए ये तो जॉन्डिस या जिसको पीलिया कहते हैं, पीलिया हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक है, तो कोई एंजाइम यकृत में उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब दूसरा, पित्ताशय, नाशपाती के आकार का, देखिए ये रहा, ये रहा, नाशपाती के आकार की संरचना है, यकृत के बिल्कुल नीचे है, पित्तरस को इकट्ठा करता है। और पित्तरस 7.7 क्षारीय है, क्षारीय द्रव, कोई एंजाइम नहीं, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन की गति को आंत में बढ़ाता है, और उत्सर्जी और विषैले पदार्थों, धातुओं के उत्सर्जन में, वसा, विटामिन के अवशोषण में मदद करता है। मैं सारी चीजें आपको पहले ही बता चुका हूं।
अग्नाशय दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की, छोटी आंत का जो यू वाला हिस्सा है वहां पर उपस्थित होती है, कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी दोनों तरह से कार्य करती है। पैनक्रियाज कहते हैं इसको। ये इसका जो रस है उसको अग्नाशय रस कहा जाता है। ये भी क्षारीय द्रव है जिसमें 98% वाटर है और 2% लवण और एंजाइम। यहाँ पे 3 तरह की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। ठीक है, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करती है, और इसकी कमी से बचा हो जाते हैं डायबिटीज। अगर इंसुलिन हार्मोन ना हो तो उससे डायबिटीज हो जाती है। तो अल्फा सेल ने ग्लूकागोन हार्मोन जो ग्लाइकोजन को, जो लीवर में इकट्ठा हो रहता है ग्लाइकोजन, और जब उसकी जरूरत होती है तो ग्लूकोज भी बदल जाता है। इसी तरह इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को, और ये जो डेल्टा सेल है ये सोमेटोस्टैटिन रिलीज करती है। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो हमारी नलिकाएं हैं उनको संकरा कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अग्नाशय रस में तीनों प्रकार के भोजन को पचाने वाले एंजाइम होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। 5 एंजाइम है, ट्रिप्सिन भोजन का पाचन मैंने बताया था, लाइपेज फैट्स वसा का पाचन, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, माल्टेज ये भी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। अब ये कार्य कैसे करते हैं देखो, वैसे माल्टोज है, माल्टेज एंजाइम इसके ऊपर काम करेगा, ग्लूकोज में बदल देगा। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, उसको कार्बोक्सी पेप्टिडेज में बदल देता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा पाचन तंत्र, आहार नाल के विभिन्न भाग और अलग अलग पाचन ग्रंथियां। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।